हेलो गाइस, मैं चंद्र गोयल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे हम उत्तराखंड की। जैसे कि आपको पता है, मैंने उत्तराखंड के कई सारे टॉपिक आपको क्लियर करते हुए लेके जा रहा हूँ और आगे तक पूरा मैं आपको सारे जितने भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, उसके मैं क्वेश्चन सीरीज बनाऊंगा और साथ में आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स है दोस्तों, उसकी आप जल्दी से तैयारी कीजिएगा। क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप लोग आराम से बैठेगा। क्योंकि अभी हमारी उत्तराखंड सरकार ने नवंबर या दिसंबर के बीच में ऑनलाइन एग्जामों की यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों, और यूकेएसएससी यहाँ पे अच्छी रूप से कार्य कर रहा है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे रहिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड की। और जैसे कि आपको पता है, कल मैंने आपको यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार के बारे में बताया और महात्मा गांधी ने किस टाइप से यहाँ पे पहली बार आंदोलन की शुरुआत की और महात्मा गांधी पहली बार उत्तराखंड कब आए, इसके बारे में मैंने आपको छोटा सा यहाँ पे डिस्कस करते हुए लेके गया था दोस्तों। अब यहाँ पे आज का जो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे, वो करेंगे अल्मोड़ा अखबार की समाप्ति के बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 1913 में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद बद्रीदत्त पांडे को कुछ समय के लिए जेल में रहना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि उनके अंग्रेजों के खिलाफ कुछ उन्होंने रणनीतियां बनाई होती है, या कुछ कहते हैं कि कुछ उन्होंने ऐसे तथ्य लिख दिए थे जिससे कि अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया था दोस्तों। लगभग 3 से 4 से 5 साल ये लगभग जेल में रहे। और जेल में रहने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम है कुमाऊं का इतिहास। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखा था। तो दोस्तों ये बद्रीदत्त पांडे ने लिखा था। और 1918 में, ध्यान दीजिएगा, 1918 में जब वो जेल से वापस आते हैं तो उन्होंने वो एक पत्रिका प्रकाशन करते हैं जिसका नाम होता है शक्ति सप्ताह। ये शक्ति सप्ताह बद्रीदत्त पांडे द्वारा ही निकाला गया था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही वो बाहर आके शक्ति सप्ताह की शुरुआत करते हैं यहाँ पे पत्रिका की, और उसके बाद वो अपने कंटिन्यू जो उनका आंदोलन होता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ये लगे रहते हैं। तो यहाँ पे इनका जो मुख्य आंदोलन माना जाता है वो माना जाता है कुली बेगार कुली बर्दियास। ये आपको पता होगा दोस्तों, कुली उतार कुली बेगार कुली बर्दियास, ये एक आंदोलन चला था। ये आंदोलन इतना ज्यादा सक्रिय रहा दोस्तों और ये सफल भी रहा। अब इसमें हुआ क्या कि जो अंग्रेज हुआ करते, जब अंग्रेज होते थे वो हमसे, यानी कि जो हमारी जो भारतीय जो जनता होती थी दोस्तों, उत्तराखंड की जो जनताएं होती थी, उनसे फ्री में कार्य करवाते थे। मतलब उसका कोई ना कोई तनख्वाह देते थे, ना उनको कोई उसका कोई भरपाई करते थे, वो सिर्फ फ्री में ही सारा कार्य करवाते थे। तो इसका जो मतलब जो इसके बारे में जब उल्लेख किया गया और इसके बारे में जब आवाज उठाई उत्तराखंड की जनता ने, कुमाऊं की जनता ने, तो उसके बाद फिर अंग्रेज थोड़े से क्या हो गए थे दोस्तों, इस कानून को बंद कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, पहले कुली बर्दियास आंदोलन जब चलता है तो इसमें मुख्य जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? बद्रीदत्त पांडे दोस्तों। बद्रीदत्त पांडे 40,000 जनताओं के साथ सूर्य नदी में जाते हैं और कुली बर्दियास के जितने भी रजिस्टर्ड होते हैं दोस्तों, उसको क्या कर देते हैं? वो बहा देते हैं। और बहाने के बाद कुली बर्दियास आंदोलन जो चलता है दोस्तों, वो पूरी रूप से सक्रिय रहता है और सफल भी होता है। जिसके बाद कुली बर्दियास जो कानून बना होता है उसको पूरी रूप से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है दोस्तों। इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे कुली बेगार आंदोलन जैसे हटता है तो उनको एक उपाधि दी जाती है जिसको कहा जाता है कुमाऊं केसरी। ये आपको पता होगा, यानी कि कुमाऊं का शेर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं का शेर बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। और बद्रीदत्त पांडे को ये उपाधि कब दी गई थी? तो ये दी गई थी कुली बेगार कुली बर्दियास आंदोलन को समाप्त करने के बाद दोस्तों। ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये इस टाइप से कंटिन्यू दोस्तों चलता है। उसके बाद हम फाइनली पहुंचते हैं यहाँ पे 1929 में। ध्यान दीजिएगा, 1929 में हल्द्वानी में, यानी कि हल्द्वानी क्षेत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी उत्तराखंड में आते हैं, हल्द्वानी में आते हैं। और हल्द्वानी में आने के बाद यह यात्रा करते करते महात्मा गांधी जी कहां आते हैं? आपके अल्मोड़ा के कोशानी क्षेत्र में। अभी ये प्रेजेंट में बागेश्वर में है दोस्तों, ये कोसानी जगह में आते हैं और कोशानी में लगभग ये 12 दिन तक रहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यह कितने दिन तक रहते हैं? 12 दिन तक रहते हैं। और 12 दिन तक वहां रहने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ये नाम बहुत बार पूछा भी जाता है, किस पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो पुस्तक का नाम था अनासक्ति योग। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अनासक्ति योग किसने लिखी थी और कहां लिखी थी? दोस्तों ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी और ये हमारे बागेश्वर के कोशानी क्षेत्र में लिखी थी दोस्तों। और जब ये 12 दिन के बाद जब यहां से चले जाते हैं तो ये कोशानी को एक नाम देते हैं जिसको कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड दोस्तों। ये आपको पता होगा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोशानी को।
इतना कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो चुका है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 1930 की, और 1930 की जैसी बात आती है तो ध्यान दीजिएगा 1930 में हुआ क्या था। 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत था दोस्तों, टिहरी रियासत के अंतर्गत आता था। टिहरी रियासत को छोड़कर उत्तराखंड के जितने भी क्षेत्र थे वहां पर तिरंगा फहराया गया था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था। तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमारे उत्तराखंड में तिरंगा फहराया था। और जैसे तिरंगा फहराते दोस्तों 23 अप्रैल, यानी कि उससे पहले की बात, 23 अप्रैल 1930 में क्या होता है, पेशावर कांड हो जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 24 जनवरी को तो ये तिरंगा फहरा दिया, उससे पहले 23 अप्रैल 1930 को क्या होता है, पेशावर कांड। अब ये पेशावर कांड है क्या दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करता हूं। पेशावर कांड में जो हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे उनका बहुत बड़ा इसमें मुख्य योगदान रहा हुआ है। उनकी रीजन से जो अफगान के जो निहत्थे जो लोग होते हैं उन पर गोली चलाने से वो क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा ऑर्डर आया जाता है कि अफगानों पर क्या कर दो, गोली चला दो, तो वो मना कर देते कि भैया मैं निहत्थों पर गोली नहीं चला सकता हूं, जिसके कारण उनको क्या कहते हैं, सजा दी जाती है दोस्तों। और सजा देने के बाद ये बहुत बड़ा कांड हो जाता है। इसके बाद इनको फांसी दी जाती है दोस्तों, जिसके बाद गढ़वाल में 30 अप्रैल को गढ़वाल दिवस के रूप में बनाया जाता है दोस्तों। और ये शहीद दिवस के रूप में भी इनको पुकारा जाता है दोस्तों, कहीं कहीं पे इसको शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस टाइप के मुख्य कार्य होते हैं। उसके बाद जब इतने सारे रीजन्स हो जाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 1942, हम डायरेक्ट फिर 1942 में, क्योंकि अभी हम सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता में उत्तराखंड का क्या क्या योगदान रहा हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद जब हम उत्तराखंड स्वतंत्रता में पढ़ेंगे, उत्तराखंड आंदोलन में, यानी कि उत्तराखंड स्वतंत्रता कैसे हुआ, अलग राज्य बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए, वो हम आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में बताएंगे या दूसरी वीडियोस में आपको क्लियर करते हुए लेके चलेंगे दोस्तों। तो ये थे हमारे उत्तराखंड में, यानी कि बद्रीदत्त पांडे द्वारा कार्य किया गया और कुली प्रत्याश कार्य आंदोलन को समाप्त किया गया। और महात्मा गांधी जब उत्तराखंड में कोशानी में आए तो वो कितने दिन रहे, तो आज मैंने इसके बारे में आपको पूरी रूप से यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके गया हूं दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1942 के बाद, यानी कि 1942 के बाद उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड के लोगों का भारतीय स्वतंत्रता में क्या क्या योगदान रहा उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हुए लेके चलेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा दोस्तों तो आप लोगों से प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप लोगों से फिर मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जहां पे अगर आपको कंफ्यूज रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार सके। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।